साल है 2025। ये साल विज्ञान और खगोल शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक कमाल की खोज की है, एक ऐसी खोज जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में एक नया प्लेनेट जो प्लूटो से भी बड़ा है। यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे पर स्थित है। इस एक्साइटिंग खोज ने साइंटिस्ट्स और आम लोगों में भी एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी है और हर कोई इस नई खोज के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और हमारी कॉस्मॉस और उसमें हमारी जगह के बारे में उत्सुकता जगाई है। लोग अब रात के आसमान को नई नजर से देख रहे हैं। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग की पावर से हुई ये खोज, जो एक अत्याधुनिक तकनीक है, ने हमें इस नए प्लेनेट की जानकारी दी है। हमारे सोलर सिस्टम के छिपे हुए कोनों की एक झलक देती है जो अब तक हमारी नजरों से ओझल थे और बाकी अनदेखी दुनियाओं की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या और भी ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो हमारी जानकारी से बाहर हैं? ये नया प्लेनेट, जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक सुपर नेपच्यून वर्ल्ड है, मतलब ये नेपच्यून सूरज से अभी तक का सबसे दूर माना जाने वाला 8वां प्लेनेट से भी बड़ा और भारी है। इसका आकार और द्रव्यमान नेपच्यून से कहीं अधिक है। ये एक लो मास स्टार के चारों ओर घूमता है, जो इसे और भी अनोखा बनाता है, जो मिल्की वे के सेंटर के पास है। एक ऐसा एरिया जो अब तक हमारी समझ से परे था, एक ऐसा एरिया जो स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स से भरा है। यह क्षेत्र खगोल शास्त्रियों के लिए एक खजाना है। यह सिस्टम 1.2 मिलियन माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम की स्पीड से दोगुनी है। इसकी गति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, जो हमारे सोलर सिस्टम की स्पीड से दोगुनी है। यह गति इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इस नए प्लेनेट की खोज इंसानों की काबिलियत और नॉलेज की तलाश का सबूत है। यह दिखाता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स सरप्राइज से भरा है और हर कोने में कुछ नया छिपा हो सकता है और अभी बहुत कुछ सीखना और एक्सप्लोर करना बाकी है। हर नई खोज हमें और भी जिज्ञासु बनाती है। जैसे जैसे हम कॉस्मॉस के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें और भी अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। हम श्योर हो सकते हैं कि और भी ग्राउंड ब्रेकिंग खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं, जो यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएंगी। यह खोजें हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेंगी। इस दूर की दुनिया का पता लगाना हमेशा से मानवता के लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। हम अपने छोटे से ग्रह से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग नाम के एक दिलचस्प फिनोमिना से पॉसिबल हुआ। यह फिनोमिना हमें उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। ये टेक्निक, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स द्वारा लाइट के मुड़ने पर निर्भर करती है, छिपे हुए प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक पावरफुल टूल बनकर उभरी है। ये तकनीक हमें उन रहस्यमयी दुनियाओं की झलक देती है जो हमारे सौर मंडल से परे हैं। जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे स्टार या प्लेनेट किसी दूर के स्टार के सामने से गुजरता है, तो उसकी ग्रेविटी एक लेंस की तरह काम करती है, जो बैकग्राउंड स्टार से आने वाली लाइट को मोड़ती और मैग्नीफाई करती है। यह प्रक्रिया हमें उन ऑब्जेक्ट्स की जानकारी देती है जो अन्यथा अदृश्य होते। लाइट के इस बेंडिंग से दूर के स्टार की ब्राइटनेस टेम्पररी तौर पर बढ़ जाती है। ये एक साइन है कि कोई अनदेखा ऑब्जेक्ट पास से गुजर रहा है। ये ब्राइटनेस में अचानक वृद्धि हमें उस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का संकेत देती है। इस ब्राइटनेस के पैटर्न और ड्यूरेशन को ध्यान से एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स लेंसिंग ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, भले ही वो सीधे देखने के लिए बहुत फीका हो। यह एनालिसिस हमें उन ऑब्जेक्ट्स की जानकारी देता है जो हमारे टेलीस्कोप की पहुंच से बाहर होते हैं। नए खोजे गए प्लेनेट के केस में लेंसिंग इफेक्ट 2011 में ऑब्जर्व किया गया था। यह खोज एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन 2021 तक एस्ट्रोनॉमर्स हवाई में केक ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया स्पेसक्राफ्ट के डेटा का इस्तेमाल करके प्लेनेट की मौजूदगी कंफर्म करने और उसकी खासियतें पता करने में कामयाब रहे। ये डेटा हमें उस प्लेनेट के वातावरण, उसकी कक्षा और अन्य विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो आने वाले सालों में लॉन्च होने वाला है, माइक्रोलेंसिंग के फील्ड में और भी रेवोल्यूशन लाने का वादा करता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स और भी फीके और दूर के प्लैनेट्स खोज पाएंगे। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा, जिससे हम अपनी जगह और अस्तित्व को और बेहतर समझ पाएंगे। ये नया मिला प्लेनेट एक असली दैत्याकार है, जिसका मास धरती से 29 गुना ज्यादा है।
यह विशाल ग्रह अपने आकार और द्रव्यमान के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसकी खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की है और यह जानना बेहद रोमांचक है कि ऐसे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम में रखा जाए तो इसका ऑन ऑर्बिट वीनस और अर्थ के बीच होगा। यह स्थिति हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बीच एक नई गतिशीलता को जन्म देगी। इस ग्रह की कक्षा और इसके प्रभाव को समझना हमारे सौरमंडल के विकास को समझने में मदद कर सकता है। ऐसे में हमारे सोलर सिस्टम के बनने पर बहुत बड़ा असर पड़ता। ग्रहों की कक्षाओं में बदलाव और उनके बीच की गुरुत्वाकर्षणीय बातचीत में भी परिवर्तन आ सकता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के इतिहास और भविष्य के बारे में नई जानकारियां प्रदान कर सकता है। प्लेनेट का होस्ट स्टार, जो हमारे सूरज से काफी छोटा है, इस दूर के प्लैनेटरी सिस्टम में एक अहम रोल निभाता है। यह छोटा तारा, जिसे रेड ड्वार्फ कहा जाता है, अपने ग्रहों के साथ एक अनोखा संबंध साझा करता है। इसकी छोटी और ठंडी प्रकृति इसे अन्य तारों से अलग बनाती है। इसका मास हमारे सूरज का लगभग 20% है, जो इसे एक ठंडा और धुंधला स्टार बनाता है, जिसे रेड ड्वार्फ कहते हैं। रेड ड्वार्फ स्टार्स की यह विशेषता उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है और उनके ग्रहों को भी लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करती है। रेड ड्वार्फ स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप के स्टार हैं और ये कई तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स को होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इन तारों के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रहों की खोज ने खगोलविदों को नए सवालों और संभावनाओं के द्वार खोले हैं। अपने गैलेक्टिक सेंटर से इतनी दूर एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमते हुए एक सुपर नेपच्यून प्लेनेट की खोज प्लेनेट के बनने और विकसित होने के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। ये खोज ये दर्शाती है कि ग्रहों का निर्माण और विकास केवल हमारे सौरमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। इससे पता चलता है कि जाइंट प्लैनेट्स ऐसे एनवायरनमेंट में भी बन सकते हैं और रह सकते हैं जो हमारे खुद के एनवायरनमेंट से बहुत अलग हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कितनी विविध हो सकती हैं। प्लेनेट की बनावट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन अभी भी एक रहस्य है, लेकिन साइंटिस्ट्स इस दूर की दुनिया के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे इस ग्रह की संरचना, उसकी सतह और वातावरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे एडवांस्ड टेलीस्कोप से आगे की ऑब्जर्वेशन से बादलों, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स और यहां तक कि पोटेंशियल मून्स के संकेतों का भी पता चल सकता है। यह टेलीस्कोप हमें इस दूर के ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकता है, जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। प्लूटो से बड़े एक नए प्लेनेट की खोज उस प्यारे सेलेस्टियल बॉडी से तुलना करने पर मजबूर करती है, जिसे कभी नोवा प्लेनेट कहा जाता था। 1930 में एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉक द्वारा खोजा गया प्लूटो एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रखता है। 2006 में इसे प्लेनेट से ड्वार्फ प्लेनेट में बदलने पर काफी बहस हुई और लोगों का ध्यान खींचा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने वाली संस्था है, ने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट के रूप में क्लासिफाई करने के लिए 3 क्राइटेरिया तय किए। पहला, ये सूरज के चारों ओर ऑन ऑर्बिट में होना चाहिए। दूसरा, ये इतना बड़ा होना चाहिए कि अपनी ग्रेविटी से स्फेरिकल शेप में आ जाए। तीसरा, इसने अपने ऑर्बिटल नेबरहुड को दूसरे ऑब्जेक्ट से साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 क्राइटेरिया को पूरा करता है, लेकिन तीसरे पर फेल हो जाता है। इसका ऑन ऑर्बिट नेपच्यून के ऑन ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करता है और ये नेपच्यून से आगे डोनट शेप के कुइपर बेल्ट में कई दूसरे बर्फीले बॉडीज के साथ अपनी स्पेस शेयर करता है। इसी वजह से इसे ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में रिक्लासिफाई किया गया, एक ऐसा फैसला जिस पर एस्ट्रोनॉमर्स और पब्लिक के बीच आज भी चर्चा होती है।